दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। 1991 में एक फिल्म आई थी, ये आग कब बुझेगी, और उसी फिल्म की तर्ज पर कहें तो अब चारों तरफ पॉलिटिकल सर्कल में ये चर्चा चल रही है, ये सरकार कब गिरेगी। वहीं कुछ दूसरे खेमे के लोगों के बीच चर्चा चल रही है कि ये सरकार कब तक चलेगी। सरकार कब गिरेगी या कब तक चलेगी, ये हालात तो ऐसे बनते नजर आ रहे हैं कि संसद का पहला सत्र जो 24 जून से शुरू हो रहा है, उस संसद के सत्र में ये सरकार क्या बचने की स्थिति में है। इतना बड़ा विपक्ष, जिस विपक्ष में एकजुट विपक्ष जिसे कह सकते हैं, इस एकजुट विपक्ष का इतना बड़ा शानदार विपक्ष का नमूना पहली बार इस देश ने देखा था जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार चलाई थी। और तब एक संगठित विपक्ष जो 260 सांसदों 261 सांसदों का एक ऐसा विपक्ष खड़ा था जिसमें 274 के बहुमत के पर टिकी हुई अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीने में ही लड़खड़ा गई थी, एक वोट से गिर गई थी। और आज के दौर में भी कमोबेश यही स्थिति है जब 234 सांसदों वाला इंडिया गठबंधन और उसके साथ साथ तकरीबन 10-12 ऐसे सांसद भी हैं, यानी 245 की संख्या पर तकरीबन 250 की संख्या पर खड़ा विपक्ष एक चट्टानी एकता के साथ इस देश में सत्ता पक्ष के सामने जब संसद में होगा तो किस मुद्दे पर किस सहयोगी दल की भावना आहत हो जाए और किस मुद्दे पर किस सहयोगी दल को विपक्ष की तरफ से बड़ा पॉलिटिकल ऑफर मिल जाए, कोई नहीं जानता कि इस सत्र में क्या होगा। एक एक दिन एक एक लिटमस टेस्ट की तरह इस सरकार के लिए गुजरने जा रहा है। तो सरकार कब तक चलेगी, सरकार कब गिरेगी, ये कवायद 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के शपथ लेने के साथ यदि शुरू हो गई तो इसके कई मायने हैं। विपक्ष में जो राजनीतिक दल हैं वो एकजुट क्यों हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो राजनीतिक दल खड़े हैं वो साथ रहने के प्रति सशंकित क्यों हैं। कई सारे कारण हैं जिससे इस सरकार की मियाद तय होती है कि ये सरकार कितने दिन चलेगी। पहला कारण, हिंदुस्तान के इतिहास में आपने ऐसी सरकार नहीं देखी होगी जिसमें विपक्ष जो 234 सांसदों के साथ दिल्ली पहुंचा उसके प्रति लोगों की ऐसी सहानुभूति खड़ी हो, ऐसी सहानुभूति लोगों की हो कि लोगों को लगे कि सत्ता का वास्तविक अधिकारी तो ये विपक्षी है। आमतौर पर ये इस तरह की जनभावना देश के बहुत बड़े हिस्से में यदि दिखाई दे रही है तो इस जनभावना का अनुभव सत्ता के साथ खड़े हुए दल, चाहे वो टीडीपी हो, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, चाहे वो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे कोई और दल हो, सबके साथ ये चीजें दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे के सांसदों की स्थिति तो ये है कि कब वो वापस उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएं कोई नहीं जानता। हो सकता है कि संसद के पहले सत्र में ही एक पूरी स्क्रिप्ट आपके सामने दिखाई दे। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों के टूटने की खबरें यदा कदा चलती ही रही है कि 3 या 4 सांसद कभी भी सदन से ही अपनी सांसदी को छोड़कर टीएमसी के साथ जा सकते हैं, ये खबरें आती रही है। लेकिन जब संसद में सरकार अपने पहले सत्र का भी सामना करने की स्थिति में नहीं आई हो, पहला सत्र भी तकरीबन 10 दिन दूर हो और उसके पहले से सरकार की स्थिरता पर सवाल ऐसा खड़ा हो जाए जिसमें प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से ये बयान अलग अलग चैनलों पे चलने लगे, अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबरें चलने लगे कि सरकार को कभी भी गिराया जा सकता है, तो इस तरह के आत्मविश्वास के पीछे स्वाभाविक है एक तरफ जन दबाव है, जनता और उसके मुद्दों का दबाव, दूसरी तरफ भाजपा के सहयोगी दल जो एनडीए गठबंधन के नाम पर इकट्ठा है, उनके भीतर संशय की स्थिति है कि क्या जनता के बीच इस सरकार के साथ खड़े रहकर कहीं वो राजनीतिक तौर पर विलेन तो नहीं हो जाएंगे। और तीसरी तरफ मुद्दों के आसरे लड़े गए इस चुनाव में मुद्दों से भटकाने की भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशें देश के अधिकांश राज्यों में जब फेल होती हुई नजर आई, तो उस परिस्थिति में जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष के कई दल पहले से भारतीय जनता पार्टी को घेरते रहे हैं, अब उनमें से कुछ दल, कुछ पार्टियां यदि आज बीजेपी के साथ खड़ी हैं तो बीजेपी के साथ खड़ी होने की स्थिति में अपने अपने राज्य में, अपने अपने स्ट्रांग होल्ड में उनका जनाधार तो कहीं गिरता हुआ नहीं चला जाएगा। ये कई सवाल खड़े हैं। शुरुआत जनता दल यूनाइटेड से ही करें, जाति जनगणना, आरक्षण बढ़ाना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात, धर्मनिरपेक्षता की बात, ये सारी बातें जनता दल यूनाइटेड के एजेंडे में है। और अब
जब देश एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां नीतीश कुमार, जिनके ऊपर विपक्षी दलों के लोग ये आरोप लगाते रहे हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो विपक्ष की कांग्रेस के लोग हों, अपनी अपनी सुविधा और अपने अपने समय के हिसाब से सबने नीतीश कुमार पर पलटू राम का आरोप लगाया। सबने उनके पलटने को अलग अलग तरीके से राजनीतिक आलोचना के केंद्र में लाया। लेकिन आज नीतीश कुमार एक बार फिर अपना पॉलिटिकल स्टैंड बदल ले, यानी नीतीश कुमार एक बार फिर उनकी पार्टी पलट जाए। कुछ लोग तो इसे अब ये भी कह रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया उठाकर देखें या आम लोगों के बीच चाय पान और नुक्कड़ पर जाकर के लोगों के विमर्श के स्तर को देखें, तो साफ जाहिर हो जाता है कि इस बार देश हित में नीतीश कुमार पलटी मार दे। ये चर्चा जब लोगों के बीच में है तो उस परिस्थिति में जन भावनाओं को आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा और उन पार्टियों को जो पार्टियां अभी एनडीए के साथ है, उनके समर्थकों का बहुत बड़ा हिस्सा सत्ता में नहीं देखना चाहता नरेंद्र मोदी को। चंद्रबाबू नायडू के साथ भी कमोबेश यही स्थिति है। तो इस परिस्थिति में सरकार कब तक चलेगी? एक मोर्चा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी संघ की तरफ से झेल रही है। मोहन भागवत का बयान हो, ऑर्गेनाइजर में छपा लेख हो, इंद्रेश कुमार का बयान हो और सत्ता के अहंकार की पुष्टि करने वाला संघ से आने वाला बयान, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेफगार्ड के तौर पर खड़ा रहता था, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफगार्ड होने के साथ साथ यदि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ उसको आलोचना के केंद्र में लाकर नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट को हवा देने की स्थिति में जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर के अंदर से भी नरेंद्र मोदी को चुनौती है तो विपक्ष से भी नरेंद्र मोदी को चुनौती है। घर के अंदर की चुनौती अभी दिखने लगी है और विपक्ष की चुनौती, जिसकी हल्की झलक निर्दलीय सांसद हो, छोटे दलों के सांसद, चाहे वो पंजाब के दोनों सांसद हो, कश्मीर और लद्दाख के दोनों निर्दलीय सांसद हो, चाहे महाराष्ट्र के सांगली के निर्दलीय सांसद हो, चाहे बिहार के पप्पू यादव हो जो निर्दलीय सांसद है, चाहे वो चंद्रशेखर रावण जो दलित मुस्लिम एकता की बुनियाद पर नगीना से जीतकर संसद पहुंचे हों, और चाहे AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी हो। ये तकरीबन 9-10 सांसदों का एक ऐसा ब्लॉक है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने की सोच भी नहीं सकता, और इन सांसदों को इंडिया गठबंधन अपने पाले में मानकर चल रहा है। तो सवाल उठता है कि जब इतनी बड़ी सदस्य संख्या विपक्ष के पास खड़ी है, निर्दलीय आमतौर पर सत्ता के साथ खड़े होने की जद्दोजहद करते रहे हैं, वहां निर्दलीय विपक्ष के साथ खड़े होने की जद्दोजहद इस देश में कर रहे हैं। शायद ये हिंदुस्तान के इतिहास का पहला ऐसा मौका है जब निर्दलीय सांसदों की लगभग, या एक दलों वाले, दो दलों वाले सांसदों की, ज्यादातर एक पार्टियों वाले या निर्दलीय सांसदों की एक बहुत बड़ी जमात विपक्ष के साथ अपनी लॉयल्टी को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित कर रही हो। तो उस परिस्थिति में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अपने सहयोगी दलों को जोड़ पाना क्या इतना आसान है? असली मुद्दा दूसरा है। असली मुद्दा यह है कि यह चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा गया, और मुद्दे, कई सारे मुद्दे थे जो धीरे धीरे एक पॉलिटिकल सुनामी में बदलते चले गए। और वो पॉलिटिकल सुनामी जब शुरू हुई तो विपक्ष की विफलता यही थी कि उस सुनामी को आने और उसका माहौल बनाने में विपक्ष की तरफ से देरी हुई। 3 फेज के इलेक्शन निकल चुके थे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी 180 के आसपास भी शायद ना पहुंच पाती। चौथे फेज से विपक्ष की आंधी दिखनी शुरू हुई, और उसके पीछे नेता कम, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो या शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, सबकी अपनी भूमिका तो जरूर थी, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका मुद्दों की थी। अलग अलग मुद्दे थे। मनोज जारंगे पाटिल का महाराष्ट्र का मराठा आरक्षण, और उस आंदोलन ने ओबीसी वर्ग के मन में भी चिंता बढ़ाई। मराठे पहले से भाजपा के खिलाफ खड़े थे। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी देवेगौड़ा के साथ गठबंधन कर रही थी, और लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, फिर भी 1/3 सीटों का नुकसान झेलने तक पहुंच गई। बात यदि हिंदी पट्टी की करें तो हिंदी भाषी भारत में जहां 245 सीटें हैं और उनमें से 183 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती थी, अब जब तकरीबन उसमें से 50 सीटें गंवाने की स्थिति में बीजेपी पहुंच गई, यूं ही नहीं पहुंची। उसमें चाहे महिला पहलवानों का आंदोलन रहा हो, चाहे उसमें किसानों का आंदोलन रहा हो, एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूले की मांग, चाहे उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा रहा हो, अग्निवीर का मुद्दा रहा हो, और इसके साथ साथ
संविधान बचाने की जो बात जिस तरीके से पुरजोर ढंग से जनता के बीच से निकलकर राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आकर खड़ी हो गई, उसके बाद तो अब लगा कि इस देश में सत्ता पक्ष के लिए कुछ बचा नहीं। और वाकई बाद के चरण के चुनाव में यदि बिहार में नीतीश कुमार ने नहीं बचाया होता तो हिंदी पट्टी, खासकर गंगा के मैदानी भागों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने भी ताकत को 1/3 कम कर दिया बीजेपी के लिहाज से देखें तो मुद्दों के आसरे पर लड़े गए चुनाव में जब नेता पीछे और मुद्दे आगे हो गए तो उन मुद्दों का मुकाबला कर पाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति का मुकाबला करना होता तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को 5 साल तक बार्गेनिंग की स्थिति में रखकर सोच सकते थे। लेकिन जब समाज मुद्दों के आधार पर जागृत हो गया, समाज व्यक्ति पूजा के दायरे से निकल गया और समाज मुद्दों के आश्रय वोट डालने को लेकर जब खड़ा होने लगा तो राजनीतिक विमर्श का स्तर बदलना तय है। वरना कौन सोच सकता था कि रेलवे एनटीपीसी के इतने बड़े आंदोलन को, एसएससी के छात्रों के इतने बड़े आंदोलन को इस सरकार ने जिस तरीके से दबाया, उसके बाद लोगों को लगने लगा कि अब मुद्दे चुनावी हिंदुत्व की आंधी में उड़ चले हैं। लेकिन आज की तारीख में चुनावी हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व का पूरा नैरेटिव वो जनता के मुद्दों की आंधी में उड़ता हुआ दिखा, बड़े इलाके में उड़ सा गया। सोशल इंजीनियरिंग के बूते कुछ सीटें भाजपा की बच जरूर गई, लेकिन सियासत बचने की गुंजाइश अब कम दिखाई दे रही है, क्योंकि मुद्दों के आश्रय जो सियासत जब एक बार जिंदा हो जाती है तो उसकी आयु कम से कम 25 साल होती है। याद कीजिए 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आंदोलन के साथ जिस तरह से इस देश के सामाजिक विमर्श को बदल दिया, हिंदुस्तान की हजारों सालों से चल रही सामाजिक व्यवस्था पर कुठाराघात कर दिया। उसने 25 सालों तक इस देश में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जिसने पूरी की पूरी राजनीति बदल दी। क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, सबको गठबंधन के दौर में आना पड़ा, सबको सामाजिक न्याय की बात करनी पड़ी और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय की बात करनी पड़ी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी भी आए तो कमंडल के सहारे नहीं आए, हिंदुत्व की बात करके नहीं आए, बल्कि मैं पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं और कई बार तो मैं नीची जाति का हूं, इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल के साथ भारतीय जनता पार्टी के दायरे में एक विराट हिंदुत्व का, ओबीसी नेतृत्व के चाशनी में लपेटकर एक ऐसा फॉर्मूला रखते हुए नजर आए जिस फॉर्मूले ने मंडल और कमंडल के बीच की जो महीन धागा था उस धागे को मिटाता हुआ दिखा। लेकिन वो धागा मिटने वाला नहीं था, 2024 ने साबित कर दिया। और वो धागा मिटने की बजाय अब और गहरा होकर के जब राजनीति को, समाज को नए तरीके से परिभाषित करने की स्थिति में आ गया, तो आज की स्थिति में आरएसएस के हिंदुत्व के लिए उस जातीय चेतना, उस सामुदायिक चेतना, उस वर्गीय चेतना और उस अलग अलग मुद्दों की चेतना के सहारे खड़े हो चुके समाज में बहुत ज्यादा जगह बचती नहीं है। और यही असली चिंता का कारण है। और इसी चिंता के इर्द गिर्द जहां संघ अपने भविष्य को लेकर चिंतित है कि आखिर उसके चुनावी हिंदुत्व और तथाकथित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का क्या होगा, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसका मौजूदा नेतृत्व अपनी सत्ता के लिए ही हमेशा चिंतित रहता है, उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सत्ता की मियाद जितनी लंबी होती जाएगी, जनाधार उतना ही खींचता चला जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी यही हुआ था, सत्ता की मियाद वो लंबी करते चले गए और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से राज्य दर राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कई दूसरे इलाके हो, राज्य दर राज्य छूटते चले गए। तो ये हिंदुस्तान की राजनीति में मुद्दों के आधार पर होने वाले बदलाव का सीधा असर होता है। और इस बदलाव की आहट सबसे पहले आरएसएस को दिखाई दी, भाजपा के सहयोगी दलों को दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर के बड़े लेकिन चुप बैठे हुए खेमे को भी दिखाई दे रही है। और यही वो कारण है कि सत्ता को चलाने से ज्यादा इस सत्ता को गिराने में, आमतौर पर जिसकी सत्ता गिराई जाती है उसमें गिराने वाला व्यक्ति दिलचस्पी लेता हुआ सार्वजनिक तौर पर दिखना नहीं चाहता है, क्योंकि जनता के बीच जिसकी सत्ता जाती है उसे विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिलता है। आज की तारीख में हालात इतने बदल चुके हैं कि लोग इस बात का श्रेय लेने के लिए आतुर हैं कि आखिर इस सत्ता को गिराया किसने, इसे हटाया किसने।
और सब इस बात का सेहरा अपने सर बनवाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सत्ता को हमने हटाया। चाहे वो नीतीश कुमार कोशिश करते दिखे भविष्य में, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू करते दिखे, या दोनों मिलकर करते दिखे, वही इंडिया गठबंधन तो आज से ही सार्वजनिक तौर पर अपनी अभिव्यक्ति करता रहा है कि सत्ता को कभी भी वो गिरा सकता है। शरद पवार भी कई सारी बातें कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं। तो आने वाले वक्त में देखते जाइए, नरेंद्र मोदी के लिए लोहे के चने चबाने जैसी जो ये सत्ता बनकर खड़ी हो गई है, इस सत्ता की मियाद और इस सत्ता के सहारे सियासत को चलाने की उनकी कवायद कितनी कामयाब हो पाती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।